अध्याय 14वां अध्याय है और इसका नाम क्या है? दक्कन और दक्षिण भारत। कब के टाइम पीरियड? 1656 तक की। पिछले अध्याय में हमने बताया है कि ब्राह्मणी राज्य के विघटन के बाद उस क्षेत्र में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा ये 3 शक्तिशाली राज्य उभरे और तीनों ने मिलकर 1565 में तालीकोटा के निकट बनहट्टी की लड़ाई में विजयनगर को गहरी शिकस्त दी। उस साम्राज्य का लगभग अंत हो गया, लेकिन विजय के बाद इन दक्कनी राज्यों ने फिर से अपने पुराने ढर्रे अपना लिए। बीजापुर और अहमदनगर दोनों सोलापुर समृद्ध, उपजाऊ और इलाके का दावा करते हैं। दोनों के बीच लड़ाइयाँ भी हुई, वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। दोनों राज्यों की महत्वाकांक्षाएं भीतर पर भी अधिकार करने लगी थीं। अहमदनगर की आंख उत्तर में बरार पर लगी हुई थी। सच तो यह है कि पुराने ब्राह्मणी सुल्तानों के वंशज के रूप में निजाम शाही शासक मानते थे। पूरे दक्कन पर उनका प्रभुत्व भले ना हो, लेकिन कम से कम औरों के मुकाबले श्रेष्ठ दर्जे के हकदार तो हैं ही। उनके प्रादेशिक दावों का प्रतिरोधक न केवल बीजापुर था, बल्कि गुजरात के शासक में भी उनमें बाधक थे। उनकी आंख बरार के अलावा समृद्ध कोकण प्रदेश पर भी लगी हुई थी। गुजरात के शासकों ने अहमदनगर के खिलाफ बरार को सक्रिय सहायता दी और यहाँ तक कि उन्होंने अहमदनगर से दो हाथ भी किए, ताकि दक्कन में मौजूदा शक्ति संतुलन में कोई उलटफेर ना हो। बीजापुर और गोलकुंडा के बीच नाल दुर्गों को लेकर टक्कर हो चुकी थी। किसमें? बीजापुर और गोलकुंडा के क्षेत्र में। 1572 में मुगलों की गुजरात विजय एक नई परिस्थिति पैदा हुई। गुजरात की विजय से दक्कन की विजय की पृष्ठभूमि साबित हो सकती थी, लेकिन अकबर अनंत व्यस्त था। इस समय दक्कन के मामलों में पड़ना नहीं चाहता था। इस स्थिति का लाभ उठाकर अहमदनगर ने बरार को हथिया लिया। दरअसल अहमदनगर और बीजापुर के बीच समझौता हो चुका था, जिसके साथ बीजापुर को विजयनगर के प्रदेशों को जीतकर दक्षिण में अपनी सीमाओं का विस्तार करने की छूट दे दी गई थी, जबकि अहमदनगर ने बरार को पदमर्दित किया था। विजयनगर के प्रदेशों को हथियाने में गोलकुंडा की भी रुचि थी। इस प्रकार सभी दक्कनी राज विस्तारवादी थे। हर परिस्थिति में एक दूसरी विशेषता दक्कन के मामले में मराठों की बढ़ती हुई अहमियत थी। जैसा कि हम देख चुके हैं, मराठा सैनिक को ब्राह्मणी राज्य में अस्थायी सेना दलों या बारगिरोह, जिन्हें आमतौर पर बर्गी कहा जाता है, के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। स्थानीय स्तर पर राज्य व्यवस्था दक्कनी ब्राह्मणों के हाथों में थी। मेरे निबालकर, घाटगे आदि उन पुराने मराठा घरानों में से थे जिनका उत्थान ब्राह्मणी शासकों के अधीन हुआ था, जिन्हें उन्हें मनसब और जागीर मिली थी। उनमें से ज़्यादातर परिवार शक्तिशाली जमींदार थे। उन्हें दक्कन में देशमुख कहा जाता था, लेकिन उनमें से कोई भी राजपूत की तरह स्वतंत्र शासक नहीं था। दूसरे वे कोई भी अलग अलग कुलों के नेता नहीं थे जिनके समर्थन में उनको सहारा होता। इसलिए बहुत से मराठा सरदार अपने सैन्य कौशल के बल पर जीवन में उत्थान के मार्गों की तलाश में लग गए। लोग ऐसे मालूम होते थे कि उनका मकसद पूरा करने में अपनी वफादारी बदलने की को हमेशा तैयार बैठे थे। तथापि मराठा लोग दक्कन के भूस्वामी अभिजात वर्गों के ऋण थे। उनकी स्थिति वैसी थी जैसी कि उत्तर भारत में काफ़ी बड़े हिस्से में राजपूतों की थी। 16वीं सदी के मध्य में दक्कनी शासकों ने मराठा को अपने पक्ष में करने की निश्चित नीति पर काम करना शुरू कर दिया। मराठा सरदारों को दक्कन में तीनों राज्यों में नौकरियां, पद प्रतिष्ठा दी गई। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह, जो कि 1535 में गद्दी पर बैठा, इस नीति का प्रमुख हिमायती था। कहा जाता है कि उसने अपनी सेना में 30,000 मराठा बारगियों का स्थान दिया। राजस्व प्रबंध में मराठों को तरजीह दी। उसे राजस्व के लेखे के सभी स्तरों पर मराठी भाषा का प्रयोग प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। इस नीति के फलस्वरूप बीजापुर में कुछ और परिवारों का उदय हुआ, जैसे भोसले, जिनका परिणाम घोड़पड़े था, दलफले यानी चौहान आदि। मराठा ब्राह्मणों का इस्तेमाल नियमित रूप से कूटनीतिक वार्ताओं के लिए किया करता था। इस अहमदनगर के शासकों ने कर्णकोजी नरसिंह नामक एक ब्राह्मण को पेशवा की उपाधि दी। मराठों ने अहमदनगर और गोलकुंडा राज्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्कनी शासकों ने स्थानीय भूस्वामी और लड़ाका वर्गों के साथ मित्रता
का संबंध स्थापित करने की नीति उससे पहले प्रारंभ कर दी। इस नीति पर अकबर के अधीन मुगलों ने अमल करना शुरू कर दिया। दक्कन की ओर मुगलों की बढ़ती बढ़त। उत्तर भारत में साम्राज्य को सुदृढ़ करने के बाद मुगलों के दक्कन की ओर बढ़ने की आशा करना सर्वथा तर्कसंगत था। तथापि विंध्य पर्वतमाला उत्तर और दक्षिण में एक दूसरे को अलग करती थी, और तथापि वे कोई ऐसी बाधा नहीं थी जिन्हें पार न किया जा सके। यात्री, व्यापारी, तीर्थ यात्री, यायावर संत हमेशा उत्तर और दक्षिण आते जाते रहे। दोनों की अलग अलग सांस्कृतिक विशेषताओं के बावजूद दोनों में सांस्कृतिक समागम को प्रश्रय मिला। तुगलकों की दक्कन विजय तथा उत्तर और दक्षिण के बीच बेहतर संचार व्यवस्था कायम होने के फलस्वरूप दोनों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत हो गए। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद बहुत से सूफी संत और रोजगार की तलाश करते लोग वहां ब्राह्मणी शासकों के दरबार में पहुंच गए। राजनीतिक दृष्टि से उत्तर व दक्षिण एक दूसरे से अलग नहीं रह सके। हम देख चुके हैं कि पश्चिम में गुजरात और मालवा के शासक, पूर्व में उड़ीसा के राज दरबार और दक्षिण भारत की राजनीति से जुड़ गए थे। इसलिए 16वीं सदी के 60 वाले दशक में और 70 वाले दशक में प्रारंभ में मालवा और गुजरात पर अधिकार करने के बाद मुगल शहंशाह दक्कन की राजनीति से अलग नहीं और रह सकते थे। 1576 में मुगलों की एक सेना ने खान देश पर आक्रमण करके वहां के शासक को अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन तभी अनिवार्य कारणों से अकबर को साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों की ओर ध्यान देना पड़ा और दक्कन की ओर उसकी बढ़त उसी समय वहीं रुक गई। 1586 से 1598 तक 12 वर्ष अकबर को उत्तर पश्चिम की स्थिति पर नजर रखते हुए लाहौर में बिताने पड़े। इसी बीच दक्कन की परिस्थिति बिगड़ती चली गई। दक्कन राजनीति की धधकती हुई भट्टी बन गया था। दक्कन के विभिन्न राज्यों के बीच आए दिन लड़ाइयाँ होती थी। किसी शासक की मृत्यु हो जाने पर सरदारों के बीच झगड़े शुरू हो जाते थे। उनका हर समूह अपनी मर्जी के व्यक्ति को गद्दी पर बिठाने की कोशिश करता था। इनमें दक्कनी और नवागंतुकों यानी अफ्रीकी या गरीबों के बीच वैर खुलकर प्रकट होने लगता था। दक्कनी और हफ्सियों में भी यानी अब्सिनियाई और अफ्रीकों और अफगानों, दक्कनी और हफ्सियों और अफगानों के अलग अलग गुट थे। इन गुटों और समूहों का क्षेत्र जनता के जीवन संस्कृति से कोई संपर्क नहीं था। इससे पहले ही दक्कनी राज्यों की सैनिक और राजनीतिक प्रणाली में मराठा के समाहार का जो सिलसिला शुरू हुआ था उसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई थी। इसलिए शासकों और सरदारों के प्रति जनता में कोई अनुराग नहीं था। सांप्रदायिक संघर्षों और विवादों ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया। 16वीं सदी के प्रारंभ में सफावी नामक नए राजवंश के अधीन शिया मत ईरान का राजधर्म बन गया। दीर्घकाल में इस संप्रदाय को दबाकर रखा गया और सत्ता प्राप्त करने आए नए जोश के असर ने शियाओं के अपने विरोधियों पर जी भरकर अत्याचार किया। इन फलतः कई प्रमुख परिवारों के लोग भागकर भारत पहुंच गए। उन्होंने अकबर के दरबार में शरण ली और वहां शिया और सुन्नियों के बीच कोई भेद नहीं लिया जाता है। कुछ दक्कनी राज्यों, खासतौर पर गोलकुंडा ने शिया मत को राजधर्म बना लिया। अहमदनगर और बीजापुर के दरबारों में भी शिया गुट अधिक प्रबल था, लेकिन अपनी प्रधानता कभी स्थापित कर पाया। इन सबसे दक्कनी राज्यों में आपसी झगड़े खूब बढ़ गए। महदवी विचारों का दक्कन में भी व्यापक प्रचार हुआ। मुसलमानों का विश्वास था कि हर युग में पैगंबर परिवार एक व्यक्ति के सामने आएगा और वह धर्म को मजबूत बनाएगा, न्याय को तो विजय दिलाएगा। ऐसे व्यक्ति को मदही कहा जाता है। अलग अलग देशों के समय अलग अलग दौरों ने महदियों का उदय हुआ। तथापि इस समय महदियों को लेकर इस्लामी दुनिया में इस कारण से विशेष आशाएं जग गई। फिर इस सदी के अंत तक वह अपने 1000 साल पूरे करने जा रहा था। बाद में सैयद मोहम्मद पैगंबर, एक व्यक्ति जिसका जन्म 15वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में जौनपुर में हुआ था, स्वयं को मदही घोषित किया। सैयद मोहम्मद ने पूरे भारत और इस्लामी दुनिया की यात्रा करके मुसलमानों में भारी उत्साह का संचार किया और उसने देश के विभिन्न भागों के दायरे में विभिन्न भागों में दायरे स्थापित किए। दक्कन भी शामिल था।
जहाँ उसके विचारों में लोगों का खूब प्रचार हुआ। परंपरावादी मुसलमान महादेव विचारों से उतने ही खिलाफ थे जितने कि शिया मत के। इस प्रकार यद्यपि इन दोनों मतों में कोई मधुर संबंध नहीं था, ऐसी परिस्थिति में अकबर ने सुलह कुल की अवधारणा सामने रखी। यह आशंका थी कि दक्कन में व्याप्त सांप्रदायिक प्रतिद्वंदिता का असर मुगल साम्राज्य पर भी हो सकता है। अकबर पुर्तगालियों की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर चौंक गया था। पुर्तगाली हज के लिए मक्का जाने वाले लोगों को आवागमन में हस्तक्षेप कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने शाही परिवार के स्त्रियों के साथ मुर्रत नहीं की थी। वे अपने अधीनस्थ प्रदेशों की ईसाई का प्रचार कर रहे थे। अकबर को अच्छा नहीं लगता था। वे देश की मुख्य भूमि पर उतना दबदबा फैलाने की कोशिश लगातार कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने सूरत पर हाथ डालने की कोशिश भी की, जिसे समय पर मुगल सेना आ पहुँचने के कारण बचाया जा सका। अगर मुगलों की देखरेख में दक्कनी राज्यों के संसाधनों को एक कर दिया जाए तो पुर्तगाली खतरे को समाप्त भले न किया जा सके पर रोका जा ही सकता था। इन्हीं कुछ कारणों से अकबर दक्कन के मामलों में हाथ डालने को प्रेरित हुआ। बरार, अहमदनगर और खानदेश की विजय। अकबर पूरे देश में प्रभुत्व का दावा करता था, इसलिए वो चाहता था कि राजपूतों की तरह दक्कनी राज्य के शासक भी उसकी अधीनता मान लें। आरंभ में दूत मंडल भेजकर दक्कनी राज्य को संदेश दिया कि वो सत्ता को स्वीकार करके मित्र बन जाए। इसका कोई नतीजा नहीं निकला। जाहिर था जब तक मुगल उन राज्यों पर अपनी सैनिक शक्ति का स्वाद नहीं चखाएंगे तब तक उनकी प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। 1591 में अकबर ने एक कूटनीतिक मुहिम छेड़ी और सभी दक्कनी राज्यों को अपने दूत मंडल भेजकर अपनी अधिकता स्वीकार करने के लिए निमंत्रित किया। खानदेश को छोड़कर किसी भी राज्य में मुगलों का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। खानदेश हामी भरने का कारण शायद यह था कि मुगल साम्राज्य की सीमा पर स्थित था और इसलिए मुगलों के प्रतिरोध करने के लिए उसकी बहुत मुश्किल थी। अहमदनगर का शासक बुरहान मुगल दूतमंडल की अशिष्टता से पेश आया, जबकि दूसरे राज्यों में सिर्फ दोस्ती का वायदा किया था। लग रहा था अकबर दक्कन पर हल्ला बोलने ही वाला था कि 1595 में बुरहान की मृत्यु होने पर जब निजाम शाही सरदारों के बीच गुटबंदी की लड़ाई शुरू हुई तब अकबर को अवसर मिल गया सरदार के गुट गद्दी से चार अलग अलग उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे थे। सबसे मजबूत दावा दिवंगत शासक के बेटे बहादुर का था। बीजापुर के शासक द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह बहादुर के दावे का समर्थन करने में हक था। बुरहान की बहन चांद बीबी बीजापुर के पूर्व शासक की विधवा थी। उधर बीजापुर का वह शासक इब्राहिम का चाचा था। चांद बीबी बहुत बुद्धिमती और साहसी स्त्री थी। जब इब्राहिम आदिल शाह नाबालिग था उस समय 10 वर्षों तक बीजापुर पर वास्तव में उसी ने राज किया। वह अहमदनगर संवेदना प्रकट करने गई, लेकिन उसके भतीजे की सहायता करने के लिए वहीं रुक गई। इसी पृष्ठभूमि में प्रतिद्वंदी गुट के सरदारों अर्थात दक्कनी सरदारों ने मुगलों को हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित किया। अब जो संघर्ष शुरू हुआ वह वास्तव में अहमदनगर पर प्रभुत्व स्थापित करने और बीजापुर और मुगलों के बीच संघर्ष का था। मुगल आक्रमण का नेतृत्व गुजरात के सूबेदार शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खाना ने किया। खानदेश के शासक के सहयोग करने को कहा गया। अहमदनगर के सरदारों की गुटबंदी के झगड़े कारण राजधानी अहमदनगर पहुंचने तक मुगलों को खास प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। चांद बीबी ने खुद को और बालक राजा बहादुर को किले में बंद कर लिया। 4 महीने तक घेराबंदी चलती रही, जिस दौरान चांद बीबी ने अप्रतिम वीरता का परिचय दिया। तदुपरांत दोनों पक्षों में समझौता हो गया, जिसके अनुसार बरार मुगलों को दे दिया जाना था और बदले में वे बहादुर को राजा के रूप में मान्यता देने पर राजी हो गए। मुगलों की प्रभुत्ता भी स्वीकार कर ली। यह बात 1596 की है। बरार के मुगल साम्राज्य में मिल जाने के बाद दक्कनी राज चौंक उठे। उन्हें लगा और ठीक ही लगा कि बरार पर अधिकार होने के बाद मुगलों को दक्कन में पैर जमाने की जगह मिल जाएगी और वहां से वे कभी भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं। इसलिए अहमदनगर के पक्ष में खड़े हो गए। बरार को मुगलों के द्वारा अपने कब्जे में लेने के रास्ते रोड़े
लगी। शीघ्र ही बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर की एक विशाल सेना ने बीजापुर के सेनापतियों के नेतृत्व में बरार पर आक्रमण कर दिया। 1597 में एक घमासान लड़ाई हुई। मुगलों ने संख्या में अपने तिगुनी दक्कनी सेना को परास्त कर दिया। बीजापुर और गोलकोंडा सेना पीछे हट गई। चांद बीबी की स्थिति का सामना करने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया गया। यद्यपि चांद बीबी 1596 के समझौते का आदर करने के पक्ष में थी, ताकि वह अपने सरदारों को बरार में मुगलों पर हमले करके उन्हें पेंशन करने से नहीं रोक पाई। नतीजा यह हुआ कि मुगलों ने अहमदनगर को फिर से घेरा डाल दिया और कोई और से मदद नहीं मिल रही, सो चांद बीबी ने समझौते के लिए बातचीत शुरू कर दी। परंतु एक विरोधी गुट ने उस पर धोखेबाजी का इल्ज़ाम लगाकर उसे मार डाला। इस प्रकार दक्कनी राजनीति में एक सर्वाधिक रोमानी हस्ती का अंत हो गया। अब मुगलों ने अहमदनगर के किले पर प्रबल आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया और बालक राजा बहादुर को ग्वालियर के किले में भेज दिया। बालाघाट को भी साम्राज्य में शामिल कर लिया और अहमदनगर में एक मुगल रक्षा वाहिनी तैनात कर दी। यह बात 1600 की है। अहमदनगर के पतन और बहादुर निज़ाम शाह के बंदी बनाए जाने के बाद दक्कन में अकबर की समस्या हल नहीं हुई। अब ऐसा कोई निज़ाम शाही राजा या सरदार नहीं रह गया था जिसकी स्थिति इस लायक हो कि वो अपनी संधि वार्ता कर सके। साथ ही मुगल सेनापति के बीच लगातार चल रही खींचतान के कारण स्थिति और भी अनिश्चित हो गई। मौके पर जाकर हालत का जायजा लेने के लिए अकबर पहले मालवा पहुंचा और वहां से खानदेश। मालूम होता है कि अहमदनगर जाते हुए शहजादा दानियाल जब खानदेश से गुजरा तो वहां के शासकों ने उसे यथेष्ट सम्मान नहीं दिया। अकबर की आंख खानदेश किले पर लगी हुई थी, जो दक्कन का सबसे मजबूत किला माना जाता है। मुगलों ने यह बड़ी घेराबंदी की और इस बीच किले में महामारी फैल गई। फलतः राजा ने बाहर आकर आत्मसमर्पण कर दिया। 1601 में खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस बीच अकबर के कनिष्ठ पुत्र शहजादा दानियाल, जिसे मुगलों की दक्कन में मौजूद सेना का सेनापति बनाया गया था, मुर्शिदा निज़ाम शाह से समझौता कर लिया। अहमदनगर के पतन के बाद निज़ाम शाही सरदारों के एक समूह ने मुर्तजा को राजा घोषित कर दिया। मुर्तजा के साथ इस समझौते के अधीन अहमदनगर, बालाघाट और तेलंगाना के कुछ हिस्सों को मुगलों के सुपुर्द कर दिया तथा राज्य के बाकी हिस्से पर मुर्तजा निज़ाम शाही के राजत्व इस शर्त पर स्वीकार कर लिया गया कि वो मुगलों का वफादार रहेगा, उनके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं करेगा। यह बात 1601 असीरगढ़ पर अधिकार कर लेने के बाद अकबर अपने बेटे सलीम के विद्रोह से निपटने के लिए उत्तर की ओर लौटा। यद्यपि खानदेश, बरार और बालाघाट की विजय में अहमदनगर के किले पर मुगलों का नियंत्रण, ये सब काफ़ी ठोस उपलब्धियाँ थी। तथापि मुगल दक्कन में अपनी स्थिति को अब और सुधर नहीं बना पा रहे थे। अकबर को इस बात का एहसास था कि बीजापुर के साथ समझौते के बिना दक्कन की समस्या स्थायी समाधान नहीं हो सकता। इसलिए उसने द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह को आश्वस्त करते हुए संदेश भेजे। आदिल शाह ने अपनी बेटी का विवाह शहजादा दानियाल से करने की पेशकश की, लेकिन विवाह 1602 में शीघ्र शराबखोरी कारण शहजादे की मृत्यु हो गई। इस प्रकार दक्कन में अनिश्चित रह गई, जिससे अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर को नए सिरे से उपटना पड़ा। मलिक अंबर का उदय और अपनी स्थिति को सुधार बनाने में मुगलों की विफलता, अहमदनगर के पतन और मुगलों के द्वारा बहादुर निज़ाम शाह के बंदी बनाए जाने के बाद अहमदनगर राज्य बिखर गया और शायद पड़ोसी राज्य उसके अलग तरह हिस्सों को हड़प लेते थे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसका श्रेय मलिक अंबर नामक एक हबशी सरदार को है। मलिक अंबर का जन्म इथोपिया में हुआ था। मालूम होता है गरीब माँ बाप ने उसे बगदाद के गुलाम के बाजार में बेच दिया था। कालांतर में उसे एक व्यापारी ने खरीद लिया, दक्कन ले आया। मलिक अंबर का उदय मुर्तजा निज़ाम शाह के एक प्रसिद्ध और प्रभावशाली सरदार चंगेज़ खां की सेवा में हुआ। जब मुगलों ने अहमदनगर पर आक्रमण किया तो मलिक अंबर अपना भाग्य आजमाने बीजापुर पहुंचा, लेकिन वहां जल्दी से लौट आया और अहमदनगर में हबशी सरदारों के गुट में शामिल हो गया, चांद बीबी के खिलाफ थे। अहमदनगर के पतन के बाद मलिक अंबर ने एक निज़ाम शाही शहजादे को ढूंढ निकाला और बीजापुर के मुख्य समर्थन में उसे द्वितीय मुर्तजा निज़ाम शाह के नाम से अहमदनगर की गद्दी पर बिठा दिया और खुद पेशवा बन गया।
पेशवा की उपाधि या पदनाम अहमदनगर में काफ़ी पहले से प्रचलित थे। मलिक अंबर ने अपने इर्द गिर्द मराठा बारगियों का एक बहुत बड़ा दल इकट्ठा किया। मराठा सैनिक तेजी से अपने मुकाम से दूसरे मुकाम पर पहुंचाने का लूटपाट मचाने और शत्रु सेना की आपूर्ति मांगों को काट देने में बहुत कुशल थे। इस तरह छापामार युद्ध मराठों की अपनी पारंपरिक खूबी थी, लेकिन मुगल इसके अभ्यस्त नहीं थे। मराठों की मदद से मलिक अंबर ने बरार, अहमदनगर और बालाघाट में मुगलों के लिए अपनी स्थिति को मजबूत करना कठिन कर दिया। उन दिनों दक्कन में मुगल सेना का सेनापति अब्दुल रहीम खान था। वह एक चतुर कुशल राजनीतिक था और सुयोग्य योद्धा था। 1601 में तेलंगाना में नांदेड़ नामक स्थान पर मलिक अंबर को बुरी तरह से हरा दिया गया, लेकिन उसने अंबर के साथ अपने मैत्री संबंध स्थापित करना बेहतर समझा, क्योंकि वह जरूरी मानता था निजाम शाही राज्य के बाकी बचे हिस्सों पर स्थित हो। उधर अंबर को भी खाना की दोस्ती रास आ रही थी, क्योंकि इससे उसे अपने अंदरूनी शत्रुओं से निपटने का समय जो मिल गया था। लेकिन अकबर की मृत्यु के बाद मुगलों के दक्कनी सेनापति के आपसी मतभेदों के कारण जब मुगलों की स्थिति कमज़ोर पड़ गई, तो अंबर ने उन्हें बरार, बालाघाट और अहमदनगर से निकाल दिया और ज़बरदस्त मुहिम छेड़ दी। इसके प्रयत्न से बीजापुर शासक इब्राहिम आदिल शाह ने उसकी मदद की, क्योंकि वह जरूरी मानता था कि मुगल साम्राज्य और बीजापुर के बीच कोई प्रतिरोध यानी बफर राज्य कायम रहे। उसने अंबर को तेलंगाना में कंधार का शक्तिशाली दुर्ग दे दिया। वह अपना परिवार, खजाना, रसद पानी आदि सुरक्षित रखता था। उसने उसकी सहायता के लिए 10,000 घुड़सवार भेजे, जिनके खर्च के लिए उसने एक इलाका सुरक्षित उपलब्ध करा दिया। इस संधि को पुख्ता करने के लिए बीजापुर के एक प्रमुख इथोपियाई सरदार की बेटी का मलिक अंबर के बेटे से विवाह कर दिया गया। विवाह 1609 में धूमधाम संपन्न हुआ। आदिल शाह ने दुल्हन को भरपूर दहेज दिया। अकेले आतिशबाजी पर 80,000 रुपये खर्च हो गए। बीजापुर के समर्थन और मराठा का सक्रिय सहायता संपन्न मलिक अंबर में शीघ्र ही खाना बुरहानपुर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार 1610 तक दक्कन में अकबर के जीते गए सभी प्रदेश मुगलों के हाथों से निकल गए। यद्यपि जहांगीर ने शहजादा परवेज को इस विशाल सेना के साथ दक्कन भेजा, परंतु मलिक अंबर की चुनौती का सामना वह नहीं कर पाया। यहाँ तक कि अहमदनगर में भी मुगलों के हाथों से निकल गया। परवेज को अंबर के साथ एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। मलिक अंबर का सितारा बुलंदी पर चढ़ता गया, जब तक कि उसे मराठा और दक्कन की दूसरी ताकत ने ठोस समर्थन मिलता रहा। तब तक मुगल उस क्षेत्र में फिर से अपना सिक्का नहीं जमा सके। लेकिन मलिक अंबर धीरे धीरे उद्धत होता चला गया और उसने अपने मित्रों को नाराज कर दिया। खाना फिर दक्कन पर मुगलों के प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। इस स्थिति से लाभ उठाकर बहुत से हबसियों और मराठा सरदारों जैसे जगदेव राय, बाबाजी काटे, उदाजी रामजी आदि को अपने पक्ष में ला लेने में कामयाब हो गया। खुद जहांगीर को मराठों की अहमियत का एहसास था। अपने इस संस्करण में उसने लिखा है कि मराठे बड़े दुष्चक्र हैं और उस देश की प्रतिरोध का केंद्र हैं। मराठा सरदारों की मदद से खाना ने 1616 में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा की संयुक्त सेना को गहरी शिकस्त दी। किसने दी? खाना ने, ठीक है, मराठा सरदार की मदद से। मुगलों ने निजाम शाही की नई राजधानी खिरकी पर कब्जा कर लिया और उसे छोड़ने से पहले वहां सारी इमारतों में आग लगा दिया। इस पराजय से मुगलों के खिलाफ दक्कनी गठजोड़ छिन्न भिन्न हो गया। लेकिन मलिक अंबर ने अपनी कोशिशों में कमी नहीं आने दी। खाना की विजय को उसने तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए जहांगीर ने अपने बेटे शहजादा खुर्रम के नेतृत्व में एक विशाल शाही सेना दक्कन को भेजी। शहजादे को समर्थन देने के लिए खुद मांडू में जा बैठा। 1688 में इस खतरे के मुकाबले में अंबर के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। लेकिन ध्यान देने की बात है कि दोनों के बीच जो संधि हुई इसमें जहांगीर ने अकबर के द्वारा जीते गए प्रदेशों के अलावा कोई और इलाका हासिल करने की कोशिश नहीं की। कुछ इतिहासकारों की यह राय सही मालूम नहीं होती है कि इसका कारण जहांगीर की सैनिक कमजोरी थी। वस्तुतः उसकी सुनिश्चित नीति का अंग था। स्पष्टतः जहांगीर मुगलों की जिम्मेदारी में दक्कन में इजाफा नहीं करना चाहता था।
वह दक्कन के मामले में बहुत ज़्यादा उलझने के पक्ष में नहीं था। इसके अलावा उसे यह भी आशा थी कि उसके संयम से काम लेने से दक्कनी राज्यों में स्थिरता आएगी और वे मुगलों के साथ शांति के साथ रहने लग जाएंगे। अपनी इस नीति के तहत जहांगीर ने बीजापुर को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की और आदिल शाह को अपना बेटा कहते हुए मेहरबानी भरा फरमान भेजा। इस तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद मलिक अंबर मुगलों के खिलाफ दक्कनी प्रतिरोध का नेतृत्व करता रहा। वहाँ शांति स्थापित ना हो पाई, परंतु 2 साल बाद दक्कनी राज्यों की संयुक्त सेना ने मुगलों के हाथों से फिर हार खानी पड़ी और अंबर को अभी सभी मुगल प्रदेश लौटाने पड़े और साथ ही 14 कोस का आसपास इलाका भी दक्कनी राज्यों को 50 लाख रुपए का हर्जाना भी भरना पड़ा। इस जीतों का श्रेय शहजादा खुर्रम को दिया गया। पहली हार के तुरंत बाद मिली दूसरी हार से मुगलों के खिलाफ दक्कनी राज्यों में संयुक्त मोर्चे की रीढ़ तोड़ दी। अब दक्कनी राज्यों के बीच की पुरानी प्रतिद्वंद्विता फिर उभर आई। अंबर ने बीजापुर पर कई आक्रमण किए, जिसका उद्देश्य फिर से सोलपुर और दोनों राज्यों के बीच झगड़े का कारण बना और कब्जा करना था। बहुत तेजी से बढ़ते हुए मलिक अंबर बीजापुर की राजधानी तक पहुंच गया। उसने इब्राहिम आदिल शाह द्वारा बनाई गई राजधानी नौरसपुर को जला डाला और शाह को भागकर किले की शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया। इस अंबर की शक्ति की पराकाष्ठा मानी जा सकती है। अंबर ने उल्लेखनीय युद्ध कौशल, स्फूर्ति और संकल्प का परिचय दिया, तथापि मुगलों के साथ समझौता करने में उसकी असमर्थता या अनिश्चितता के कारण उसकी उपलब्धियों में अल्पायु साबित हुई। लेकिन मलिक अंबर के उदय की खास अहमियत यह थी कि दक्कन के मामलों में मराठों का महत्व की स्वीकृति का द्योतक था। मलिक अंबर के अधीन मराठा की सफलता उन्हें आत्मविश्वास दिया और बदौलत बाद में स्वतंत्र भूमिका निभा सके। मलिक अंबर ने भू राजस्व की टोटल प्रणाली वाली प्रणाली प्रारंभ करके निजामशाही प्रशासन में सुधार करने की कोशिश की। उसने ठेके यानी इजारे पर जमीन देने की पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया, क्योंकि वह किसानों के लिए तबाही का कारण थी। उसके स्थान पर उसने जब्ती प्रणाली शुरू की। 1622 में जब जहांगीर के खिलाफ शहजादा खुर्रम की बगावत का कारण दक्कन में अशांति फैली, तभी मलिक अंबर ने मुगलों को सुपुर्द कर दिए और कई पुराने प्रदेशों को फिर से अधिकार कर लिया। इस प्रकार दक्कन में मुगलों की स्थिति सुदृढ़ करने में जहांगीर के प्रयत्न विफल हो गए और मुगलों के साथ फिर से झगड़ा शुरू करने में अहमदाबाद को जो लाभ हुए उन्हें अत्यंत संदिग्ध महत्व के माना जा सकता है। नए सिरे से आरंभ इस झगड़े के कारण शहजादा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अहमदनगर का अस्तित्व मिटा देने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं रह गया। 80 साल की पक्की उम्र में 1626 ईस्वी में मलिक अंबर की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी विरासत के कड़वे फल उसके उत्तराधिकारी को चखने पड़े। अहमदनगर के अस्तित्व की समाप्ति और बीजापुर की गोलकोंडा द्वारा मुगल सत्ता की स्वीकृति। शाहजहाँ 1628 में सिंहासन हुआ। शहजादे के रूप में उसने दक्कन में 2 मुगल सैनिकों के अभियान का नेतृत्व किया। पिता से बगावत की दौरान काफ़ी समय में दक्कन में रहा। इस तरह दक्कन में उसकी राजनीति के बारे में उसे अच्छा खासा तजुर्बा की जानकारी थी। बादशाह के रूप में शाहजहाँ की पहली फिक्र तो दक्कन में उन प्रदेशों पर अधिकार करने की थी जो फिर से निजामशाही के हाथों में चला गया। इसके लिए उसने एक पुराने और अनुभवी सरदार खाने खाना लोधी को तैनात किया, लेकिन खाने खाना लोधी की कोशिश नाकाम हो गई। उसके दरबार में वापस बुला लिया गया और इसके कुछ दिन बाद उसने विद्रोह कर दिया। निज़ाम शाह से जा मिला और उसने मुगलों को बरार बालाघाट के उन इलाकों से निकाल कर बाहर काटने का काम सौंपा जिन पर अब भी उनका कब्जा था। इस तरह एक प्रमुख मुगल सरदार को पनाह देना एक चुनौती थी, उससे जिनकी उपेक्षा बादशाह नहीं कर सकता था। स्पष्ट था कि मलिक अंबर की मृत्यु के बाद निजामशाही राजा बरार और बालाघाट पर मुगलों के अधिकार को स्वीकार न करने की नीति का पालन कर रहा था। इसलिए शाहजहाँ इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जब तक अहमदनगर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कायम है, तब तक दक्कन में मुगलों के लिए अशांति से रहना असंभव है। अकबर और जहांगीर ने जिस नीति का अनुसरण किया, यह फैसला काफ़ी हद तक था। तथापि शाहजहाँ दक्कन में मुगल प्रदेशों को और अधिक विस्तार नहीं करना चाहता था जितना कि बिल्कुल जरूरी था। इसलिए उसने बीजापुर के पास प्रस्ताव भेजा, यदि वह अहमदनगर के खिलाफ भावी सैनिक अभियान में सहयोग करे तो अहमदनगर को मोटे तौर पर 1/3 हिस्सा दे दिया जाएगा। अहमदनगर को कूटनीति और सैनिक रूप से अकेला कर देने की शाहजहाँ की काफ़ी सोची समझी चाल थी। मुगल का साथ देने के लिए विभिन्न मराठा सरदारों का मन भी टटोला। आरंभ में शाहजहाँ की चाल कायम हुई।
मलिक अंबर ने अपने आक्रमणों के दौरान कुछ प्रमुख बीजाकारी सरदारों को हटाकर मार डाला और नौसरपुर में आग लगाकर सोलापुर पर अधिकार कर आदिल शाह का जो अपमान किया था वो उसे भूला नहीं था। इसलिए आदिल शाह ने शाहजहाँ के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया और निज़ाम शाही सीमा पर मुगलों के सहयोग करने के लिए एक सेना तैयार कर दी। मगर इसी समय जादव राव नामक एक प्रमुख मराठा सरदार को, जो जहांगीर के शासनकाल में मुगलों के पक्ष में चला गया था लेकिन फिर से निज़ाम शाह की सेवा में आ गया था, मुगलों की साठगांठ करने के आरोप और धोखे से मार दिया गया। फलतः उनका दमाद यानी शिवाजी का पिता शाहजी भोसले अपने रिश्तेदारों के साथ मुगलों से जा मिला। शाहजहाँ ने उसे 5,000 मनसबदार प्रदान किया और पूना क्षेत्र में जागीरदारी दी। कई बार प्रमुख मराठा सरदार भी शाहजहाँ के साथ हो गए। 1629 में शाहजहाँ ने अहमदनगर के खिलाफ विशाल सेनाएं संबद्ध कर दी, जिसमें उनमें से एक पश्चिम में बालाघाट क्षेत्र में कार्रवाई करने वाली थी और दूसरी पूर्व के तेलंगाना क्षेत्र में। खुद बादशाह उनके संचालन में समन्वय करने के लिए बुरहानपुर में जा बैठा। लगातार सैनिक दबाव डालकर अहमदनगर के बहुत बड़े हिस्से पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। आखिर अहमदनगर में एक अंतिम सीमावर्ती युग परिंडा पर घेरा डाला गया। अब निज़ाम शाही ने आदिल शाह की से दत्तभरी अपील की और राज्य के अधिकतर हिस्से मुगलों के कब्जे में जा चुके थे। यदि परिंडा भी निज़ाम शाह के हाथों से निकल गया तो निज़ाम शाही राजवंश का अंत हो जाएगा। उसने यह चेतावनी भी दी कि इसके बाद बीजापुर की बारी होगी। बीजापुर दरबार में एक प्रबल गुट अहमदनगर मुगलों की बढ़त में बहुत चिंतित रहता था। दरअसल सीमा पर तैनात बीजापुरी सेना चुपचाप स्थिति को देखती रही थी, मुगलों की कार्रवाई में कोई हिस्सा नहीं लिया था। उधर मुगलों ने समझौते में तब के इसके इलाके बीजापुर को सौंपने से इनकार कर दिया। फलतः आदिल शाह ने तुरंत कलाबाजी दिखाई और अहमद शाह की मदद से फैसला करने का फैसला कर लिया। बदले में निज़ाम शाह ने उसे सोलपुर देने का वचन दिया। आदिल शाह की इस कलाबाजी के परिणाम स्वरूप मुगलों को परिंडा का घेरा उठाना पड़ा और वह पीछे लौट गए। लेकिन अब अहमदनगर की अंदरूनी हालत मुगलों के मुताबिक हो गई। इस काल में मलिक अंबर के बेटे फतवा खां को इस आशा से पेशवा बनाया गया कि वह शाहजहाँ की सुलह के लिए राजी कर लेगा। इसकी बजाय इसने शाहजहाँ से गुप्त वार्ता प्रारंभ कर दी। फतह खां ने शाहजहाँ से गुप्त वार्ता प्रारंभ कर दी और उसके उस खाने पर निज़ाम शाह को मारकर मुगल शहंशाह के नाम से खुतबा पढ़ा। सिक्के ढलवाए। पुरस्कार स्वरूप फतह खां को मुगल साम्राज्य की सेवा में स्थान दिया गया और पहले पूना के आसपास जो जागीर शाह जी को बख्शी गई थी अब वह फतह खां को दे दी गई। नतीजा यह हुआ, शाह जी ने मुगलों का साथ छोड़ दिया और ये घटनाएं 1632 की हैं। फतह खां के आत्मसमर्पण के बाद बादशाह ने महावत खां को दक्कन का मुगल प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया और स्वयं आगरा लौट गया। लेकिन अब महावत खां के सामने बहुत विकट स्थिति उपस्थित थी। बीजापुर स्थानीय निज़ाम शाही सरदारों को उपयुक्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। शाहजी में उनके साथ जा मिला। परिंडा पर बीजापुर का कब्जा हो गया। उसने दौलताबाद के किले पर अधिकार करने के लिए सरगर्मी तेज कर दी। फतेह खां को किले में उसके हवाले कर देने में एक भारी रकम देने की पेशकश की। अनंत भी मुगलों के लिए अपने पैर जमाए रखना मुश्किल हो रहा था। हम देखते हैं कि मुगल और बीजापुर दरअसल अहमदनगर की धूल प्रसारित काया को आपस में बांट लेने के लिए एक दूसरे पर जोर आजमाई कर रहे थे। आदिल शाह ने दौलताबाद पर कब्जा करने के लिए रद्दौला खां और मुरारी पंडित के अधीन एक विशाल सेना भेजी। मुगलों को परेशान करने और उनकी आपूर्ति मार्ग को काट देने के लिए शाहजी ने भी बीजापुरी सेना को स्थान दिया। लेकिन बीजापुरी सेना और शाहजी की संयुक्त कार्रवाई भी कुछ काम न आ सकी। महावत खां ने दौलताबाद पर कड़ा घेरा रखा और वहां की रक्षा वाहिनी को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया। 1630 में निज़ाम शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर भेज दिया गया और उसके साथ निज़ाम शाही वंश का अंत हो गया। लेकिन मुगलों के सामने उपस्थित समस्याओं का समाधान इनसे भी नहीं हुआ। मलिक अंबर के नक्शे कदम पर चलते हुए शाहजी ने एक निज़ाम शाही शहजादे को ढूंढ निकाला और अहमदनगर का शासक बनाकर खड़ा कर दिया। आदिल शाह ने 7-8 हज़ार घुड़सवारों की एक फौज शाहजी की मदद से भेजी और बहुत से निज़ाम शाही सरदारों को अपने किले शाहजी को सौंप देने के लिए राजी हुए। विघटित निज़ाम शाही फौजी टुकड़े में बहुत से सिपाही शाहजी की सेना में भर्ती हो गए। उसके पास
20,000 अश्वारोही थे। इस फौज के बल पर उसने मुगलों को खूब परेशान किया और अहमदनगर राज्य में कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। अब शाहजी ने दक्कन की समस्याओं की ओर खुद ध्यान देने का फैसला किया। उसने समझ लिया था कि सब कुछ बीजापुर के ऊपर निर्भर है, इसलिए बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए उसने विशाल सेना तैनात की और साथ ही आदिल शाह को ऐसे संदेश भेजे कि अहमदनगर के प्रदेशों को बीजापुर और मुगलों के बीच बांट देने के पुराने समझौते को पुनः जीवित करने को तैयार है। शाहजहाँ की साम दाम की नीति दक्कन की ओर कूच करने के फलस्वरूप बीजापुर की राजनीति में एक और परिवर्तन आया। मुगल विरोधी गुट नेताओं को अप्रदस्त करके मार डाला। इसमें मुरारी पंडित भी था। शाहजहाँ के साथ एक नए अहमदनामे या संधि पर हस्ताक्षर की। इस संधि के अनुसार आदिल शाह मुगल प्रभुत्व को मानने के लिए राजी हो गया। उसने मुगलों को 20 लाख रुपए का हर्जाना देने और गोलगुंडा के मामले दखल अंदाजी न करने पर सहमत होना पड़ा। गोलगुंडा के बीच खड़े होने वाले झगड़े का फैसला करने के लिए मुगल शाह सामने के पेश किया। आदिल शाह जी को समर्पण करने के लिए मुगलों ने राजी हो गया और उसने यह वचन भी दिया कि वो बीजापुर की सेवा में शरीक होने को तैयार हो गया। उसे मुगल साम्राज्य सीमाओं से दूर दक्षिण नियुक्त किया जाएगा। बदले में शाहजहाँ ने अहमदनगर में सालाना 20 लाख खून की आमदनी यानी 20 लाख रुपये यानी 80 लाख रुपये के इलाके बीजापुर को सुपुर्द कर दिए। शाहजहाँ ने आदिल शाह के पास शाह की हथेली का छाप लगा इसका आशय गंभीरतापूर्वक फरमान भी भेजा। इस संधि की शर्तों का उल्लंघन कभी नहीं किया जाएगा। शाहजहाँ ने गोलकुंडा के साथ एक संधि करके दक्कन में बंदोबस्त पूरा कर लिया था। गोलकुंडा का शासक खुतबा में शाहजहाँ का नाम शामिल करने और उसमें ईरानी सम्राट का नाम निकाल देने के सहमत हो गया। कुतुब शाह को शाहजहाँ के प्रति वफादार रहना था। गोलकुंडा बीजापुर को 4 लाख खून जो एक वार्षिक कर देता था उसे माफ़ कर दिया गया। उसके बदले में अब उसे मुगल सम्राट से प्राप्त संरक्षण के एवज में उसकी 2 लाख खून को सालाना अदा करना था। बीजापुर और गोलकुंडा के साथ 1636 में संधियाँ राजनीतिक दूरदर्शिता और उदारता से युक्त थी। उसके प्रभाव की दृष्टि से देखें तो उनसे उन सभी लक्ष्य की पूर्ति हुई जिन्हें अकबर के सामने रखा गया था। अब मुगल सम्राट की प्रभुत्ता पूरे देश को स्वीकृति मिल गई। मुगलों के साथ सुलह हो जाने पर अब दक्कनी राज दक्षिण की ओर अपना प्रादेशिक विस्तार करके श्रेणी में आ गए। 1636 के संधि के बाद के दशक के दौरान बीजापुर और गोलकुंडा ने कर्नाटक के कृष्णा दक्षिण से लेकर तंजौर तक की बल्कि उसके आगे भी प्रदेशों को रौंद डाला। इस क्षेत्र में अनेक छोटे मोटे सरदारों का शासन था। उनमें कई जैसे तंजौर, जिंजी, मदुरै के शासक, विजयनगर के शासक नाम मात्र की अधीनता स्वीकार करते थे। इन राज्यों के खिलाफ बीजापुर और गोलकुंडा ने कई लड़ाई में विजय पाई। शाहजहाँ की सहायता से बीजापुर और गोलकुंडा अपनी सेना द्वारा कब्जा किए गए प्रदेशों और उनके द्वारा लूटी गई संपत्ति को 2/3 और 1/3 अनुपात में आपस में बांट लेने में सहमत हो गए। दोनों के बीच झगड़े तो आए दिन होते ही रहते थे, लेकिन इसके बावजूद संयुक्त अभियान चलता रहा। इस प्रकार चंद वर्षों में के दौरान ही बीजापुर और गोलकुंडा का प्रादेशिक विकास दुर्गुने से अधिक हो गया और वे अपनी शक्ति व समृद्धि की पराकाष्ठा पर पहुंच गए। इन राज्यों ने जिन प्रदेशों को जीता था उन पर यदि वे अपनी सत्ता मजबूती से जमा पाते तो दक्कन की शांति नीति एक लंबे दौर का उपभोग करने का अवसर मिलता, परंतु दुर्भाग्यवश त्वरित प्रादेशिक विस्तार की होड़ ने इन राज्यों को रही सही आंतरिक एकता को भी समाप्त कर दिया। महत्वाकांक्षी सरदारों ने जैसे बीजापुर में शाहजहाँ और बेटे शिवाजी, गोलकुंडा के प्रमुख सरदारों ने मीर जुमला ने अपने अलग प्रभाव क्षेत्र कायम करना शुरू कर दिए। मुगलों को भी लगा दक्कन में शक्ति संतुलन में गड़बड़ी पैदा हो गई है। इन राज्यों के विस्तारवादी दौर में तटस्थता बदलने की उदारता दिखाने के लिए उन्होंने कीमत भी मांगी। मोहम्मद आदिल शाह की ओर से औरंगजेब के दक्कन का मुगल प्रतिनिधि नियुक्त किए जाने के बाद 1656 में इन घटनाओं के चक्र में बहुत तेजी आ गई और इस घटना पर हम आगे एक अध्याय में विचार करेंगे। दक्कनी राज्यों को दक्कनी राज्यों को कई सांस्कृतिक देने का श्रेय जाता है। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह की मृत्यु 1580 में हिंदू और मुस्लिम संतों के समागम में आनंद लेता था। उसे सूफी कहते थे। अकबर के पहले उसने अपने दरबार में एक कैथलिको मिशनरी को बुलाया था। उसके पास एक शानदार पुस्तकालय था जिसका अध्यक्ष उसके प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया था। उसके उत्तराधिकारी ने संस्कृत और मराठी में प्रश्रय देना जारी रखा।
अली आदिल शाह का उत्तराधिकारी देते इब्राहिम आदिल शाह मात्र 9 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ गया था। उसने गरीबों की भलाई घलाई का बहुत ख्याल। उसे अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। संगीत में उसकी गहरी रुचि थी। उसे किताब या नौरस के नाम से पुस्तक की रचना की, जिसने गीतों को विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया था। उसने नौरसपुर नामक से एक नई राजधानी बसाई, जहाँ रहने के लिए बहुत सारे संगीतज्ञों को बुलाया गया। गीतों में उसने मुक्त भाव के संगीत और विद्या की देवी सरस्वती का आह्वान किया। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण वह जगत गुरु कहलाता था। उसने सबको संरक्षण दिया। हिंदू संत और मंदिर भी शामिल थे, जिसमें उसने विठोवा की उपासना के केंद्र पंढरपुर में भी अनुदान दिए। पंढरपुर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह की उदारता और सहिष्णुता की नीति उसके उत्तराधिकारी में जारी रखा। अहमदनगर राज्य की सेवा में मराठा परिवार द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। गोलकुंडा के कुतुब शाहों ने भी सैनिक, प्रशासनिक, कूटनीतिक प्रयोजनों में हिंदू और मुसलमानों दोनों की सेवाओं का उपयोग किया। इब्राहिम कुतुब शाह ने 1580 में के अधीन मुरारी और गोलकुंडा राज्य के पेशवा के पद तक पहुंच। यह पद सिर्फ मीर जुमला या फिर वजीर के पद के नीचे होता था। कुतुबशाही राजवंश की स्थापना के समय ही नायक मणि लोग, जो कि सैन्य कर्मी और भूस्वामी के वर्ग के लोग थे, गोलकुंडा के राज्य में बहुत शक्तिशाली हो गए। 1672 से लेकर 1687 तक की अवधि में गोलकुंडा के मुगल साम्राज्य में मिला जाने तक के मर्दन्ना और अकन्ना नामक 2 भाइयों ने वहाँ के सैनिकों और प्रशासनिक मामलों में बोलबाला बना रहा। गोलकुंडा साहित्यिक जनों का आश्रय स्थल था। अकबर के समकालीन सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह साहित्य और स्थापत्य कला का बहुत प्रेमी था। उसने न केवल कला और स्थापत्य का संरक्षक था, बल्कि स्वयं भी अच्छा कवि था। वह दक्कनी, उर्दू, फारसी, तेलुगु में लिखता था। उसके पीछे मोटा दीवान या फिर काव्य संग्रह भी छोड़ा। ये कविता में धर्मनिरपेक्षता के स्वर का समावेश करने वाला पहला कवि था। अल्लाह और रसूल की तारीफ करने के अलावा उसने प्रकृति, प्रेम और समय के सामाजिक जीवन के बारे में लिखा। उसने दक्षिणी रूप में उर्दू के विकास के इस काल में महत्वपूर्ण घटना थी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के उत्तराधिकारी उस काल के बहुत से अन्य कवियों और लेखकों ने उर्दू साहित्य भाषा के तौर पर अपनाया। विधवाओं, मोहरों और विषयों के साथ विधाओं और मुहावरों विषयों के साथ ही शब्दों में इन लेखकों ने फारसी के अलावा हिंदू, तेलुगु भाषाओं का सहारा लिया। उर्दू को बीजापुरी दरबार में प्रशय मिला। राजकवि नुसरती ने उसका जीवन काल 17वीं सदी के मध्य में बढ़ता है। कनक नगर के राजकुमार मनोहर और मधुमती की प्रेम कथा लिखी। 18वीं सदी में उर्दू दक्कन से उत्तर भारत में पहुंची, जहां स्थापत्य का संबंध है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की कई इमारतें बनवाई, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थी चार मीनार। 1591-92 में पूरी की गई ये इमारत मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बसाए गए हैदराबाद के बीच स्थित थी। चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब है। इनकी भव्य मुख्य सुंदरता 4 मीनारों में निहित है, जो 4 मंजिली है। इसमें प्रत्येक की ऊंचाई 28 मीटर है। मेहराबों पर सुंदर नक्काशी की गई है। बीजापुर के शासकों ने हमेशा स्थापत्य कला का ऊंचा स्तर कायम किया। इस क्षेत्र में उनकी सुरुचि लाजवाब थी। इब्राहिम राजा और गोल गुंबद इस काल की बीजापुर इमारतों में सबसे प्रसिद्ध था। इब्राहिम रोजा इब्राहिम आदिल शाही का मकबरा है। इसकी शैली अपनी निखार की पराकाष्ठा पर पहुंची। 1680 में बनवाए गए गोल गुंबज का गुंबद इतना विशाल है कि जितना विशाल एकल गुंबद भी नहीं बनवाया। उसने सभी अनुपात संगतिपूर्ण है। चारों कोनों पर बनी गई गोलाकार मीनारें इसकी छवि एक संतुलन प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि मुख्य कक्ष के एक और फुसफुसाहट की आवाज़ आए तो उसे दूसरे स्वर पर भी सुना जा सकता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा की प्रारंभिक अवस्था में विजय प्राप्त करने पर परवर्ती अवस्था दक्कनी राज्यों में सांप्रदायिक सद्भावना का उच्च स्तर कायम रहा और साथ ही संघीय साहित्य स्थापत्य के क्षेत्र में भरपूर योगदान दिया। धन्यवाद।